इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां लोग जिम फिट या हेल्दी होने के लिए नहीं बल्कि अपने फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह बॉडी बनाने के लिए जाते हैं। वेल ऐसा हो भी क्यों ना, कौन नहीं चाहेगा चिजल्ड एब, परफेक्ट जॉ लाइन जैसी बेस्ट फिजिक जिसे देखकर लोग बोले ओह माय गॉड, वाओ। इसी वजह से जब भी इंडिया में कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी बिना शर्ट के कोई सीन परफॉर्म करता है तो दूसरी तरफ जिम के अंदर भी ऑटोमेटिकली बॉडी बनाने के लिए क्राउड बढ़ जाती है। हमारे देश में, हिंदुस्तान में आई थिंक 90% ऑफ किड्स हैव गॉन टू द जिम बिकॉज ऑफ सलमान खान। वो एक आइडल थे सबके लिए। और तो और यही कारण है भी कि जिम बॉडी बिल्डिंग के अलावा क्रॉसफिट, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग जैसे और भी कई स्पोर्ट्स ऑफर करता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इंडिया में सिर्फ जिम बॉडी बिल्डिंग के लिए ही जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन बॉडी बिल्डर्स को आप उनकी हेल्थ और फिटनेस के लिए एडमायर करते हो वो सच में क्या इतने हेल्दी हैं भी जितना वो दिखते हैं। A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. Doctors say the 23-year-old had an undiagnosed heart condition. क्योंकि हाल ही में कुछ साल पहले कर्नाटका के 34 साल के बॉडी बिल्डर की अचानक से डेथ कंपटीशन के दौरान हो गई। वहीं 4 बार मिस्टर इंडिया रह चुके आशीष सरहारकर की भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई। पर सिर्फ इंडिया ही क्यों, इंडिया के बाहर भी आपको कई ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें या तो बॉडी बिल्डर कंपटीशन के दौरान स्टेज पर ही मर गए या फिर किसी और वजह से। The world's smallest bodybuilder has died. He was just 23. You are legally dead for 1 minute. तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत ही हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करने के लिए हुई थी वो असल में आज इस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है जिसमें इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाले बॉडी बिल्डर्स खुद ही फिट नहीं है। इसके अलावा इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कैसे हुई थी और क्यों हर कोई बस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने में ही लगा हुआ है। और कुछ ही इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो इसकी डार्क साइड पर भी बात करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बॉडी बिल्डिंग करना एक लग्जरियस चीज है। इसमें गुरुजी को कुछ पैसे बच रहे होते हैं तो आपको पेल देते हैं, ले बच्चे तू खा। और तो और अगर आप जिम जाते हैं या फिर जिम जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि ये सप्लीमेंट इंडस्ट्री और बाकी पूरी फिटनेस इंडस्ट्री कौन कौन सी मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती हैं आपको चूना लगाने के लिए। तो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट की शुरुआत बाकी दूसरे स्पोर्ट की तरह एकदम से नहीं हुई थी, बल्कि जिस बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट को आज हम देख रहे हैं ये धीरे धीरे इवॉल्व करके आज हमारे बीच पहुंची है। आज से कई साल पहले लगभग 1800 के टाइम पर स्ट्रॉन्ग मैन्स के शोज हुआ करते थे जहां पर ये स्ट्रॉन्ग मैन्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हैवी से हैवी वेट उठाया करते थे और उन्हें देखने के लिए ही लोग टिकट लेकर सर्कस में आते थे। मगर साल 1867 में प्रूशिया नाम की जगह पर यूजीन सैंडो नाम के व्यक्ति का जन्म होता है और आगे चलकर यूजीन भी काफी पॉपुलर स्ट्रॉन्गमैन ही बनते हैं और दूसरे स्ट्रॉन्गमैन की तरह ही सर्कस में शोज परफॉर्म करते थे। लेकिन सर्कस में मौजूद ऑडियंस का इंटरेस्ट इसमें नहीं था कि यूजीन कितना हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हैं, बल्कि ऑडियंस का इंटरेस्ट था यूजीन की फिजिक पर जो कि दूसरे स्ट्रॉन्गमैन से हटकर काफी डिफाइंड थी। और ऐसा इस वजह से था कि यूजीन सैंडो उस टाइम पर काफी हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग किया करते थे जो कि काफी डिफरेंट थी उस टाइम के स्ट्रॉन्गमैन से, मगर काफी सिमिलर थी आज के बॉडी बिल्डर से। इसके अलावा यूजीन खुद भी ये जानते थे कि ऑडियंस शोज में उनकी फिजिक को देखने आती है, इसलिए कुछ टाइम के अंदर ही यूजीन सैंडो सर्कस के मेन हाईलाइट बन गए। जिसके बाद जाकर साल 1898 में यूजीन ने लंदन में इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल कल्चर स्टैब्लिश किया और वहां पर अपनी ट्रेनिंग पैटर्न और रेजीम लोगों को सिखाना शुरू किया और फाइनली जाकर साल 1901 में दुनिया का पहला बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन यानी द ग्रेट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया। और ये कंपटीशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है कि एक भी सीट स्टेडियम में नहीं बचती, जिसके बाद जाकर ही पूरी दुनिया भर में बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। इसी वजह से यूजीन सैंडो को फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग भी बोला जाता है। और तो और पूरी दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफी भी उन्हीं पर इंस्पायर्ड है। इसके बाद जाकर बॉडी बिल्डिंग पूरी दुनिया भर में फैलती गई और वक्त के साथ साथ इवॉल्व भी होती गई और आज जो ये बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट हम देख रहे हैं ये इस मुकाम तक पहुंच पाई। मगर जिस बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत ही एक स्ट्रॉन्ग मैन के द्वारा फिटनेस और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हुई थी, ये स्पोर्ट आज इतना एक्सट्रीम स्पोर्ट बन चुका है कि हेल्थ और फिटनेस दोनों ही इस स्पोर्ट से कहीं दूर जा चुके हैं। तो 8-10 बंदा तो मरता है। जब भी मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करता हूँ तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग सच में बिल्कुल भी हेल्दी स्पोर्ट नहीं रह चुका है, क्योंकि कंपटीशन के दौरान बॉडी बिल्डर्स को अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लिमिट तक पुश करना पड़ता है
ताकि स्टेज पर वो एकदम श्रेडेड दिख सके, जिसकी वजह से न सिर्फ उनको कई दिनों तक बिना पानी के रहना पड़ता है। पानी कब से छोड़ा हुआ आपने? सर पानी मैंने कल से ही छोड़ा है। मतलब 24 घंटे से ऊपर? 24 घंटे के ऊपर हो गए। 24 घंटे हो गए। 24 घंटे के ऊपर हो गए। बल्कि डाययूरेटिक्स जैसे सब्सटेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें उनकी बॉडी में बचा कुचा पानी भी बाहर आ जाए, और इस डाययूरेटिक्स के ज्यादा यूसेज की वजह से ताकि वो ज्यादा रिप दिख सके। साल 1996 में जर्मन बॉडी बिल्डर एंड्रियास मुंजेर की मौत तक हो गई थी। और तो और ज्यादातर केसेस में जब आप स्टेज पर बॉडी बिल्डर्स को गिर या बेहोश होते देखते हैं तो उसके पीछे का कारण भी इन डाययूरेटिक के यूसेज की वजह से हुए डिहाइड्रेशन की वजह से ही होता है। यानी कि स्टेज पर भले ही बॉडी बिल्डर देखने में काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग लगते हों, पर फिटनेस के मामले में वो उस टाइम पर अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि बड़े सेलिब्रिटीज की फिजिक से इंस्पायर होकर भोली भाली जनता का हमेशा से ही ये सपना रहा है कि एक ना एक बार वो भी कभी एब्स बना सके। मगर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिक्स पैक होना फिट होने का साइन नहीं है, बल्कि कुछ केसेस में तो ये सिक्स पैक उल्टा हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट ही डालते हैं। Having a six pack isn't necessarily healthy. सिक्स पैक एब्स होने से डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। आपकी फैट की मात्रा जब शरीर में कम होती है, आपकी नमक की मात्रा जब कम होती है, तो आपकी नसों का, आपका दिल का, आपका पेट का फंक्शन कमजोर पड़ जाता है। जब भी हम सेलिब्रिटीज के सिक्स पैक्स एब्स देखते हैं तो हम अपने दिमाग में ये माइंडसेट बना लेते हैं कि सेलिब्रिटीज साल भर बिल्कुल ऐसे ही दिखते होंगे, पर एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स अपने पर्टिकुलर सीन्स को शूट करने के लिए यानी कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही एब्स मेंटेन कर पाते हैं और बाकी पूरे साल अपने पीक वीक की फोटोज अपलोड करते रहते हैं। वो एक्सट्रीम मेथड में डेप्रिवेशंस कर करके सिर्फ फोटोएं खिंचाते हैं और उसके बाद उन फोटोज को पूरे साल सर्कुलेट करते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि देखो कितना ज्यादा रिप्ड इंसान है, इसने कितनी मेहनत करी है। जहाँ पर न सिर्फ उन्हें अपने एब्स को बनाने के लिए एक्सट्रीम कटिंग रिजीम फॉलो करनी पड़ती है, बल्कि उनको अपनी बॉडी परसेंटेज को 12% या उससे भी कहीं नीचे तक ले जाना पड़ता है। हालांकि बॉडी में कम फैट होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात ही है, पर अपने एब्स को ज्यादा डिफाइन करने के लिए अपने बॉडी परसेंटेज को पर्टिकुलर परसेंटेज से भी नीचे ले जाना आपकी सेहत के लिए उल्टा हानिकारक तक हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि बॉडी फैट परसेंटेज हद से ज्यादा कम होने की वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करना तक कम कर सकती है, और कुछ केसेस में तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम और आपकी हड्डियां तक कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि ये फैट्स ही है जो हमारी बॉडी में मदद करता है विटामिन्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने में, और हद से ज्यादा लो बॉडी फैट की वजह से हमारी बॉडी कैल्शियम और विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और वीडियो की शुरुआत में जिस एंड्रियास मुंजेर नाम के बॉडी बिल्डर की हमने बात करी थी, जिन्होंने अपने बॉडी को इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लिमिट पर पुश कर लिया था कि उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट तक में उनका बॉडी फैट परसेंटेज 0% तक पहुंच गया था, जो कि एक रीजन था उनकी मौत का, जो ये बताते हैं कि सिक्स पैक हमारे लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। और उन सभी आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंडिया में हर एक इंसान के दिमाग में ये बैठ चुका है कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाउडर्स और दूसरे सप्लीमेंट के इस्तेमाल से ही बनती है। इसीलिए आज के टाइम पर लोग जिम जाकर एक्सरसाइज करना सीखें या ना सीखें, मगर हर कोई शेकर हिलाना जरूर सीख जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 60 से 70% मार्केट में मिलने वाले सप्लीमेंट ना सिर्फ फेक होते हैं बल्कि मिस लेबल्ड भी होते हैं। इसके अलावा 14% में तो हार्मफुल टॉक्सिन भी पाए जाते हैं। यानी कि काफी हद तक ये चांसेस हैं कि आपके जिम में जो आपका ट्रेनर आपको सप्लीमेंट दे रहा हो वो एक्चुअली में फेक हो। बढ़िया ना सर फ्लेवर तो। अबे कैसा फ्लेवर साले, आटा जिंदा ये। बाहर से ले रहे हो, हमसे न ले रहे। किसने दिया है ये? आपने तो दिया है। अच्छा हमने दिया है। अभी 2 साल और खाओ ये वाला आटा। और जिम ट्रेनर्स का ये करने के पीछे का कारण ये है कि एक्चुअली में ज्यादातर जिम ट्रेनर्स की सैलरी काफी कम होती है और ये सप्लीमेंट बेचकर ही उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। इनडायरेक्टली वो आपको चूना लगा रहे हैं आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करके। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरे ट्रेनर या गुरु जी ने बोला है कि ये सप्लीमेंट बिल्कुल जेन्युइन है और उनके पास लैब रिपोर्ट टेस्ट भी है, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि सप्लीमेंट कंपनीज अमीनो स्पाइकिंग जैसी मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती हैं आपको चूना लगाने और लैब रिपोर्ट्स तक को पास करने के लिए। आप लोगों को ये बता दें कि प्रोटीन यूजुअली 20 अमाइनो एसिड की प्रोफाइल चेन से बना होता है, जिसमें से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है और 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। और ज्यादातर लैब रिपोर्ट सप्लीमेंट इंडस्ट्री में नाइट्रोजन एनालिसिस
करके ये पता करती हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट में कितना प्रोटीन है, ना कि अमाइनो प्रोफाइल टेस्ट करके ये पता लगाती हैं कि आपका प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है या फिर आपके प्रोटीन में पूरी अमाइनो प्रोफाइल है भी। और इसी लूप होल का फायदा उठाकर सप्लीमेंट कंपनी अपने प्रोटीन पाउडर में सस्ते अमाइनो एसिड या फिर कभी कदार नॉन प्रोटोजेनिक अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन का पार्ट ही नहीं है, उनका इस्तेमाल करके लैब रिपोर्ट तक को चकमा दे देती हैं। मगर इंडिया में एक आम इंसान को उतनी डेप्थ और डिटेल में पता ही नहीं होता, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने ट्रेनर्स पर भरोसा करके बस सप्लीमेंट्स खरीद लेते हैं। इसके अलावा इंडियन ट्रेनर्स अपने उन स्टूडेंट्स पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं जो उनसे सप्लीमेंट्स खरीदते हैं। मगर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने पर और यहाँ तक कि एक अच्छी फिजिक अटीन करने के बाद भी बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी से सेटिस्फाई हो जाते हैं। जैसा कि यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स के सैंपल पर करी गई एक रिसर्च में ये पता लगा कि 4.2% वुमेन और 12.7% मेन मसल्स या बॉडी डिस्मॉर्फिया का शिकार हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिया असल में वो मेंटल कंडीशन होती है जिसमें एक इंसान हमेशा ही अपनी बॉडी की खामियां और उसके अपीयरेंस को लेकर परेशान रहता है और अक्सर ये कंडीशन बॉडी बिल्डर्स में ही ज्यादा देखने को मिलती है, जो हमेशा ही ये सोचते रहते हैं कि वो ज्यादा बल्कियर या फिर श्रेडेड नहीं है। और ये बॉडी डिस्मॉर्फिया ही बॉडी बिल्डर्स में बढ़ रहे एक और मेंटल कंडीशन यानी ईटिंग डिसऑर्डर को जन्म देता है, जिसमें या तो वो अपना वेट गेन करने के लिए हद से ज्यादा खाते हैं या फिर वेट ड्रॉप करने के लिए बहुत कम। और क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली में एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पर बार बार आपको बल्किंग और कटिंग जैसे साइकिल्स करने पड़ते हैं जो इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। हालांकि ईटिंग डिसऑर्डर इतना बड़ा इशू नहीं है अगर आपका डाइट प्लान एक अच्छा डाइटिशियन और प्रोफेशनल बना कर दे, ना कि ऑनलाइन सो कॉल्ड कोचेस या सेलिब्रिटीज। Protein shakes are really bad. 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It tastes... I'm a Maggie man. Maggie मैं दबा के खाता हूँ। देख लो फिर मैगी के साथ ऐसे हो जाएगी। मगर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज के टाइम पर लोग बॉडी बिल्डिंग को एक लाइफस्टाइल नहीं बल्कि दिखावा करने का जरिया समझे हुए हैं। इसी वजह से आज के टाइम पर हर एक इंसान किसी भी काम को करने के लिए बस शॉर्टकट्स ढूंढता है, बिना ये सोचे कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हल्के फुल्के रिजल्ट देखने के लिए तक सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। और जब लोग ये देखने लगते हैं कि 2-3 महीने की मेहनत के बाद भी उनकी बॉडी नहीं बनी, तो वो इन्हीं शॉर्टकट्स या स्टेरॉइड या दूसरे ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगते हैं बॉडी बनाने के लिए। हालांकि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल काफी कॉमन है, मगर बड़े और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स इन स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर्स या प्रोफेशनल की निगरानी में ही करते हैं और इसे डिसकंटिन्यू करने पर पोस्ट साइकिल थेरेपी यानी पीसीटी सेशन भी लेते हैं ताकि वो स्टेरॉइड से हुए नुकसान से बच सके। मगर इंडिया के देसी जिम में इन अनएजुकेटेड ट्रेनर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती कि जो ड्रग्स या स्टेरॉइड वो दे रहे हैं उसके क्या नुकसान हो सकते हैं हमारी बॉडी पर। इन देसी जिम ट्रेनर्स के लिए ये स्टेरॉइड्स सिर्फ गेनिंग करने वाली टैबलेट या कटिंग करने वाली टैबलेट तक ही सीमित है। और इंडिया में इन सो कॉल्ड जिम गुरुजीज या ट्रेनर की वजह से ही न सिर्फ हजारों से ज्यादा बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है, बल्कि कई लोग स्टेरॉइड ओवर यूज से मौत की नींद तक सो जाते हैं। इसी वजह से इंडिया में आपको कई केसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें स्टेरॉइड के ओवर यूज से कई लोगों की जानें तक जा चुकी हैं। हैप्पीनेस के ऊपर बड़ा लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन एनिमल रेमेडी। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या जिम हमारे लिए सच में नुकसानदायक है? वेल, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज अगर सही गाइडेंस के साथ करी जाए तो न सिर्फ हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है बल्कि हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एक्सरसाइज करते वक्त आपका मेन फोकस आपकी फिजिकल हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव करना होना चाहिए, न कि किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी की तरह बॉडी बनाकर अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल सेट करना। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग आपका करियर नहीं है तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसी चीजों से बिल्कुल भी दूर रहें और अपनी पूरी कोशिश करें कि इन लोकल जिम गुरुज और यहाँ तक कि बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर दें और अपनी रिसर्च खुद करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो लास्ट चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा वो ये है कि बॉडी बिल्डिंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है जिसमें न सिर्फ सालों की मेहनत लगती है बल्कि हद से ज्यादा पैसा भी लगता है। लेकिन वही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की प्राइज मनी बहुत कम होती है
जो कि बॉडी बिल्डर्स की खर्चे तक पूरे नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादातर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स एक नॉर्मल जिम गोअर्स को भी वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए दिखेंगे जिनकी जरूरत नॉन प्रोफेशनल जिम गोअर्स को होती तक नहीं है, और इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट वो सिर्फ इस वजह से करते हैं ताकि वो पैसा कमा सके। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि सप्लीमेंट बिल्कुल यूजलेस होते हैं, बल्कि कुछ सप्लीमेंट तो सच में हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, बल्कि काफी अच्छे रिजल्ट तक देते हैं। लेकिन फिर भी आपको किसी सप्लीमेंट पर रिलाय होने से पहले अपनी डाइट को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, और तभी सप्लीमेंट की मदद जब आपकी बॉडी के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाइट से पूरा ना हो पा रहे हो। और शायद यही वजह भी है कि इन्हें सप्लीमेंट बोला जाता है, ना कि सब्स्टिट्यूट। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।